हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एची पर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी विषय से संबंधित चैप्टर को लेकर आपके बीच में हैं और वह चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं और यह बायोलॉजी का हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए, जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हम इससे पहले आपसे कहेंगे कि आप यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए पहले सवाल की तरफ मुखातिब हों। तो पहला सवाल है हमारे लिए कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह हमारा जो होता है मुकुलन विधि से होता है। तो मुकुलन सही आंसर है, दूसरा विकल्प सही है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़े। दूसरा सवाल है हमारे लिए, सवाल है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा मोलस्का। ऑप्शन है इकाइनोडोरमाटा, प्रोटोकार्डाटा या एनिलिडा। तो चलिए, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, मोलस्का। मोलस्का राइट आंसर। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ें। तीसरा सवाल है निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट या अमीबा? चलिए, और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो इसका सही उत्तर है आपका ईस्ट। ईस्ट राइट आंसर। आइए अगला सवाल, 4 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। देखिए, ऑप्शन है एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और टाइफाइड। याद रखिएगा, ये जो है टाइफाइड जो है हमारा वह लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। आइए अगला सवाल, 5वां सवाल है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या 18? तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 राइट आंसर। 23 राइट आंसर, 23 जोड़े। छठा सवाल है 6 नंबर। सवाल है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, वर्तिकांग द्वारा या वर्तिका द्वारा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो चलिए, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा। आइए 7वें सवाल की तरफ बढ़े। 7वां सवाल है हमारे लिए, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर? तो एक लिंगी पादप का जो उदाहरण है हमारा वो मटर है। मटर राइट आंसर। आइए 8वें सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं? ऑप्शन है आपके लिए किण्वन, निषेचन, अंकुरन या परागन। तो चलिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को हम जो कहते हैं वह निषेचन कहते हैं। तो निषेचन राइट आंसर। आइए 9वां सवाल है कि पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण? पराग कोष में होते हैं परागकण। याद रखिएगा, परागकण राइट आंसर। पराग कोष में परागकण होते हैं। आइए सवाल है अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नलिका से या अंडाशय से? तो अंडाणु निषेचित जो होता है वह हमारा राइट आंसर है डी, अंडाशय से। अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय से। 11वां सवाल है कि शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में? तो शुक्राणु जो बनता है वह हमारा वृषण में बनता है। वृषण राइट आंसर। 12वां सवाल है 12 नंबर। सवाल है निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? मानव, कबूतर, मेढक या केचुआ? तो उभयलिंगी हमारा जो जंतु है वह केचुआ होता है। तो केचुआ राइट आंसर। आइए 13वें सवाल की तरफ बढ़ें। 13वां सवाल है कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है?
पेरामीशियम में, अमीबा में, युगलिना में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कूटपाद जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। तो अमीबा राइट आंसर। आइए 14वें सवाल की तरफ बढ़े। सवाल 14 नंबर सवाल है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो चलिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सही उत्तर पुंकेश्वर। आइए 15वें सवाल की तरफ बढ़े। 15वां सवाल है कि स्वपरागकण निम्नलिखित में किस पौधों में होता है? स्वपरागकण निम्नलिखित में किस पौधों में होता है? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए उभयलिंगी। स्वपरागकण उभयलिंगी पौधों में होता है। 16 नंबर सवाल 16वां सवाल है कि मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राणु वाहिनी या डिंब वाहिनी? याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा, और इसका सही उत्तर होगा कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, वह होगा आपका ऑप्शन सी शुक्र वाहिनी। आइए 17वें सवाल की तरफ बढ़े। 17वां सवाल है दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। 17वां सवाल है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर, या इनमें से सभी? तो पुष्प में जो निषेचन होता है वह हमारा होता है भ्रूण कोश के भीतर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। आइए 18वां सवाल है 18। टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। आइए द्विखंडन होता है अमीबा में, पेरामीशियम में, लिस्मेनिया में, या इनमें से सभी में? तो द्विखंडन जो होता है हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। आइए 19वां नंबर सवाल है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? 1, 2, एक, अनेक, 3, 4, या इनमें से सभी? तो एक अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वह हमारा क्या होगा सही उत्तर? इनमें से सभी। एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, 2, 3 भी हो सकता है, 3, 4 भी हो सकता है। तो एक अंडाशय में जो बीजांड होते हैं इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। आइए 20वां नंबर सवाल है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन है आपके लिए मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन या विखंडन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि है हमारा राइट आंसर होगा ए मुकुलन राइट आंसर। आइए 21 नंबर सवाल पर चलें। 21वां सवाल है कि स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है? स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है? विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या बीजाणु जनन? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अपखंडन राइट आंसर। आइए बढ़े 22वें नंबर सवाल पर चलें। सवाल है चेहरे पर फुंसियां क्यों आती हैं? बैक्टीरिया के कारण, अधिक तेलीय त्वचा के कारण, अधिक पसीना के कारण, या इनमें से कोई नहीं? चेहरे पर फुंसियां आने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर होगा अधिक तेलीय त्वचा के कारण। अधिक तेलीय त्वचा के कारण चेहरे पर फुंसियां आती हैं। आइए 23वां नंबर सवाल है कि नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? कार्पोरा कैमरनोसा, शुक्राशय, तीसरा ऑप्शन है योनि, और चौथा ऑप्शन है प्रीप्यूस। आइए इसका जो सही उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा प्रीप्यूस। आइए 24वें नंबर सवाल पर चले। 24वां नंबर सवाल है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है जनन, श्वसन, प्रचलन या उत्तेजनशीलता। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम कहते हैं जनन राइट आंसर। ऑप्शन ए जनन राइट आंसर। आइए 25 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है 25वां सवाल है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? याद रखिएगा मुकुलन ऑप्शन है, अपखंडन, विखंडन या बीजाणु जनन। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मुकुलन, कि मुकुलन के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। आइए 26 नंबर सवाल पर चलें। 26वां सवाल है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है?
28वें दिन, 20वें दिन, 14वें दिन या 30वें दिन? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 14वें दिन। 14वें दिन सही उत्तर। आइए बढ़ते चलें, 27 नंबर सवाल पर चलें। 27 नंबर सवाल है कि निषेचन में किसका संयुग्म होता है? निषेचन में किसका संयुग्म होता है? वृषण एवं अंडाशय का, वृषण एवं अंडाणु का, शुक्राणु एवं अंडाशय का, और चौथा ऑप्शन है शुक्राणु एवं अंडाणु का। तो याद रखिएगा निषेचन में जो संयुग्म होता है वह हमारा शुक्राणु एवं अंडाणु का संयुग्म होता है। तो ऑप्शन डी शुक्राणु एवं अंडाणु राइट आंसर। 28 नंबर सवाल पर चलें। 28वां सवाल है कि 45 वर्ष की महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? 45 वर्ष की महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? कीनोपॉज, मिनार्च, गर्भधारण या प्रसव? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कीनोपॉज। आइए कीनोपॉज राइट आंसर। आइए 29वें नंबर पर सवाल पर चलें। 29 नंबर सवाल है कि नरबंध्याकरण को क्या कहा जाता है? ट्यूबेकोटोमी, ट्यूबल लाइगेशन, बेलेकोटोमी या इनमें से कोई नहीं? नरबंध्याकरण को क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है बेलेकोटोमी। बेलेकोटोमी राइट आंसर है। आइए 30 नंबर सवाल पर चलें। जल्दी जल्दी समय को मत गवाएं और सवाल को करते चलें। लेकिन यदि टेस्ट अच्छा लग रहा है, दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर जरूर करें। आइए ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है कहा जाता है? ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है कहा जाता है एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा द्विलिंगी। दो लिंग उपस्थित होते हैं, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, कहा जाता है द्विलिंगी। आइए 31 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फॉल, बीज आवरण, बीज या भ्रूण? बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीज आवरण। याद रखिएगा बीज आवरण राइट आंसर। 32 नंबर सवाल है कि नर में कॉपर ग्रंथि से निकलने वाली स्राव की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है आपके लिए अम्लीय, क्षारीय, ए एवं डी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो नर में कॉपर ग्रंथि से निकलने वाली स्राव की प्रकृति जो होती है वह हमारा क्षारीय होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। याद रखिएगा क्षारीय। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर 33 कि एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज, पुमंग, जायांग या परागकोश? तो एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को हम जो कहते हैं वह हम कहते हैं जायांग। तो जायांग राइट आंसर है। ऑप्शन सी जायांग राइट आंसर। आइए 34वें नंबर सवाल पर चलें। सवाल है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है समसूत्री, असमसूत्री, ए बी दोनों या अर्धसूत्री? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अर्धसूत्री। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है अर्धसूत्री। आइए 35वें सवाल की तरफ चलें। तो 35वां सवाल है कि गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन है ब्लास्टुला, अंग निर्माण, परिपक्व या इनमें से सभी? ऑप्शन है, तो चलिए गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? और इन 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन ए ब्लास्टुला। ब्लास्टुला राइट आंसर। आइए 36 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है 36वां कि आलू में जनन कैसे होता है? आलू में जनन कैसे होता है? मुकुलन द्वारा, विषाणु जनन द्वारा, कायिक प्रबंधन द्वारा या अवखंडन द्वारा? तो आलू में जनन कैसे होता है? हमारा ऑप्शन सी कायिक प्रबंधन द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर कायिक प्रबंधन। आइए 37वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ें। 37 नंबर सवाल है किसमें एबिमोफिली परागन होता है? किसमें एबिमोफिली परागन होता है? खजूर, नारियल, भांग या इनमें से सभी में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। एबिमोफिली परागन होता है खजूर, नारियल, भांग में। तीनों ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा इनमें से सभी में। 38 नंबर सवाल है 38 नंबर कि बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण है
अमीबा। दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, यूग्लिना या पैरामीशियम। पैरामीशियम तो बहुखंडन का एक मुख्य उदाहरण है प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण प्लाज्मोडियम है। 39 नंबर सवाल पर आइए। 39 नंबर सवाल है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी? अलैंगिक जनन की विधि है और इसका सही उत्तर होगा मुकुलन। मुकुलन राइट आंसर। आइए 40 नंबर सवाल, मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, फिलोपिनियन नलिका में, गर्भाशय में या योनि में? मादा में निषेचन कहाँ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलोपिनियन नलिका। फेलोपिनियन नलिका। आइए 41 नंबर सवाल है 41वां कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है फिलोपिनियन नलिका, बी है शुक्रवाहिका, सी है लेबिया माइनोरा और डी है परिपक्व पुटक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका राइट आंसर। आइए 42 नंबर सवाल की तरफ बढ़ें। 42वां सवाल है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश या पराग नली? पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं और इसका राइट आंसर होगा आपका पराग कोश, कि पुंकेसर के अग्रभाग को हम पराग कोश कहते हैं। आइए 43 नंबर सवाल पर चलें। 43वां सवाल है अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री और समसूत्री, अर्धसूत्री या ए बी दोनों? ऑप्शन ए बी दोनों। तो अलैंगिक जनन के समय जो विभाजन होता है वह हमारा होता है समसूत्री और समसूत्री दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। आइए 44 नंबर सवाल पर चलें। 44वां सवाल है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर? तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो है वह हमारा ऑप्शन ए है, 3 महीने के भीतर। राइट आंसर ए, ऑप्शन ए, 3 महीने के भीतर। अगला सवाल 45 नंबर सवाल है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, एमिनोफिली, एंटीनोफिली या आर्नियोथाफिली? चलिए, तो पक्षियों द्वारा होने वाला परागन को क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्नियोथाफिली। आइए 46 नंबर सवाल। आइए 46वां सवाल देखें। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन या इनमें से सभी? लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है? और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। 47 नंबर सवाल है 47। सवाल है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है आलू, बायोफाइलम, प्याज या गुलाब? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बायोफाइलम। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल है शिश्न ढका होता है। शिश्न ढका होता है कार्पोरा केमरनोसा से, प्रीप्यूप्स से, शुक्राशय से या स्वखनन नली से? स्वखनन नली से है। तो शिश्न ढका जो होता है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रीप्यूप्स से। प्रीप्यूप्स से राइट आंसर। 49वां सवाल है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फूल, बीज, फल या भ्रूण? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें जो बनाती हैं वह हमारा बनाती है फल। फल राइट आंसर। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनाती हैं। 50 नंबर सवाल। 50वां सवाल है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मुख्य भाग, फंडस, सर्विक्स या योनि? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मुख्य भाग। मुख्य भाग राइट आंसर। आइए 51 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है कि स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या है? स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या है? वर्तिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय या वर्तिका? स्त्री केसर का जो आधार्य भाग है वह हमारा ऑप्शन सी, अंडाशय है। अंडाशय राइट आंसर।
52 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। गेहूं, गुलाब, धान या इनमें से सभी? गेहूं, गुलाब, धान या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गुलाब। तो गुलाब कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। आइए 53 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुलाब, लौकी, पपीता या इनमें से कोई नहीं? द्विलिंगी पुष्प जो है हमारा कौन है? ऑप्शन ए, गुलाब राइट आंसर। गुलाब राइट आंसर। आइए 54 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है, जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाई गई एक सरल विधि क्या है? जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाई गई एक सरल विधि है डायफ्राम, कॉपर्टी, लूप या कॉन्डम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्डम। कॉन्डम राइट आंसर। आइए 55 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है 55 कि बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है कवकों में, हाइड्रा में, स्पंज में या ईस्ट में? बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवक में। कवक में राइट आंसर। आइए 56 नंबर सवाल पर आइए। 56वां सवाल। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए 56 नंबर सवाल है, लैंगिक जनन संचालित रोग हर्पिस है। लैंगिक जनन संचालित रोग हर्पिस है बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोआ जनित रोग या चौथा ऑप्शन है ईस्ट जनित रोग? तो किस से जनित रोग होता है हर्पिस? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ईस्ट जनित रोग। ईस्ट जनित रोग राइट आंसर। आइए 57 नंबर सवाल पर आइए। भ्रूण कोष अवस्थित रहता है पराग कोष में, वृत्त में, ब्रह्मांड में या दलपुंज में? भ्रूण कोष अवस्थित रहता है, इसका राइट आंसर होगा वृत्त में। वृत्त में राइट आंसर, भ्रूण कोष अवस्थित होता है। आइए 58 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है कि इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय हैं? इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय हैं? भग, हाइसन, योनि या ग्रीवा? इसका राइट आंसर होगा आपका योनि। योनि राइट आंसर। आइए 59 सवाल। सवाल 59वां सवाल है आपसे कि पुरुष का शिश्न भाग क्या कहलाता है? पुरुष का शिश्न भाग क्या कहलाता है? प्यूप्स, ग्लांस, ग्रीवा या हाइमेन? पुरुष का शिश्न भाग जो कहलाता है वह हमारा कहलाता है ग्लांस। ग्लांस राइट आंसर। आइए 60 नंबर सवाल पर आइए। 60वां सवाल है, स्वपरागकण किस पौधों में संभव है? स्वपरागकण किस पौधों में संभव है? एक लिंगी, केवल उभयलिंगी, किसी प्रकार के भी पौधों में? इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक लिंगी। आइए 61 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है? पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है प्रीप्यूप्स, ग्लांस, वल्वा या शिश्न? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका शिश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी, शिश्न। आइए 62 नंबर सवाल है। सवाल है कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूणकोष या भ्रूण? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मादा युग्मक। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है मादा युग्मक। 63 नंबर सवाल। सवाल है 63 नंबर सवाल है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, नाड़ी के योनि में या ग्रीवा में? भ्रूण का जो विकास होता है वह हमारा गर्भाशय में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। आइए 64 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है? सभी स्तनधारियों में, सिर्फ मादा स्तनधारियों में, सिर्फ नन स्तनधारियों में और चौथा ऑप्शन में सभी लोगों में। तो याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड जो पाया जाता है वह हमारा सिर्फ नर स्तनधारियों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नर स्तनधारी। आइए 65वें नंबर सवाल पर चलिए। 65वां सवाल है। सवाल है, हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है?
हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? सिफिलिस, गनोरिया, HIV या आपका ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। तो राइट आंसर है इसका, याद रखिएगा, HIV हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आइए 66 नंबर सवाल पर आइए। 66वां सवाल है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्राव होता है इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अम्लीय। अम्लीय राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। यदि टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करके पहुंचाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट में नए चैप्टर के साथ। आपको आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।